तो हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल बैक। आपका एक नए चैप्टर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, दैट इज द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है एंड पैरेलली चैप्टर नंबर 5 जो है दैट विल बी ऑफ आई गेस पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का, जो भी कह लो वो भी चल रहा होगा। ये जो है आपका द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, ये आपका एज एन हिस्ट्री में लास्ट है आपका इस हिस्ट्री की इस बुक में। ठीक है, हमने आपका ज्योग्राफी में तो एक ही था, बाकी वी हैव डन इन आपके दो हमने हिस्ट्री भी कर लिए, थर्ड हिस्ट्री का है एंड देन पॉलिटिकल साइंस। सर पॉलिटिकल साइंस का इससे पहले में चलता होगा, मे बी आई गेस वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे के किसी में स्लॉट में आ रहा होगा। एंड ये मे बी आपका फ्राइडे सैटरडे या संडे के स्लॉट में आएगा, दैट इज द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ठीक है, अगर जो संडे के स्लॉट में आएगा तो थोड़ा लंबा चले जाएगा क्योंकि ये इसका हफ्ते में एक एक एपिसोड आएगा, बट इट इज ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी और मुझे भी। So let us start. Nearly 2 centuries ago, the early Britons in Bengal and the sister presidencies regarded the land and the people as fair game for plunder. Under the latent Britons as administrator, the plunder is proceeding far more outrageous today than at any preceding period. Modern England has been made great by Indian wealth. Wealth always taken by the might and skill of the stronger. मतलब कि 2 सेंचुरी पहले जो अर्ली ब्रिटन्स थे यानी कि ब्रिटिश के यहाँ पे रेफरेंस है, वो लोग बंगाल में आए थे एंड जो सिस्टर प्रेसिडेंसी रिगार्डेड द लैंड यानी कि जो क्वीन वगैरह थी वो लोग के प्रेसिडेंसी यहाँ पे लगाई गई थी, है ना। एंड पीपल एज फेयर गेम फॉर प्लंडर यानी कि लोगों का गेम के लिए एज एन उसको उजाड़ने के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता था। और जो ब्रिटेन बाद में थे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, जो प्लंडर था, जो जैसे काम हो रहे थे, जो चीजें हो रही थी, वो आगे चल के और आउटरेजियस हो गया, है ना, देन पहले वाले पीरियड से। एंड जो मॉडर्न इंग्लैंड है यानी कि जो अभी का इंग्लैंड है, वो आपका सारा का सारा अच्छे से बन रखा है थ्रू योर इंडियन वेल्थ। एंड जो वेल्थ हमेशा ली गई है, जो कि एक ताकतवर है, जो ताकतवर पोजीशन में है, जो एज इन सुपीरियर पोजीशन में सुपीरियर स्ट्रॉन्ग है, उस सारे लोगों ने आपका एज इन दे हैव टेकन द इंडियन वेल्थ। सो ये विलियम डिक बाय 1901 ने दे हैव सेट। सो यहाँ पे आपको पेंटिंग दिखेगी। So this painting is what? The painting is the East offering its riches to Britannia by Greek painter Spridrium Roma. तो okay, तो ये पेंटिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर अगर देख सकते हो तो यहाँ पे जो ब्रिटेनिया है, राइट, यहाँ पे हम बात करेंगे आगे, तो ब्रिटेनिया को सारे जो ईस्ट के साइड के लोग हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई ऑफरिंग वगैरह कुछ ना कुछ दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में हम और अच्छे डिस्कशन आगे चैप्टर के पोर्शन में करेंगे। So first, let us move forward with the big question. First thing first, what is colonialism? What drew European powers to India? Third, what was India's economic and geopolitical standing before and during the colonial period? And how did the British colony, colonial domination of India impact the country? So let us study. Alright. So colonialism क्या है? So colonialism is the practice by which one country takes control of the another country or region and establish its political, economic, social, cultural dominance over it. The ruling country exploits the natural resources, wealth, and labor of the colony for its own benefit, and it often imposes its own laws, language, education, customs on the local people. यानी कि colonialism एक ऐसी practice है जिसमें जो एक country है वो दूसरे country या दूसरे region का पूरा control ले लेती है अपने पास में, और उधर में अपना इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली डोमिनेंस, कल्चर भी डोमिनेंस वहाँ पे दिखाती है उस जो वो एरिया, जो कंट्री, जो रीजन ले रहे हैं उन पे, है ना। और जो कंट्री रूल कर रही है ना उस जगह को या उसको, वो उस कॉलोनी के सारे जितने भी लोग हैं एज इन लेबर फॉर्म, जितने भी कमाई है, जितने भी पैसे हैं, जितने भी वेल्थ है एज इन दैट फॉर्म, एंड जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सबको अपने अपने बेनिफिट्स के लिए बहुत यूज करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं। एंड इट ऑफन imposes its own laws, language, and education and customs on the local people. सॉरी, तो मतलब कि ये है कि ये सारे अपने खुद के फिर अपने उसमें लॉज वगैरह, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं, अपनी एजुकेशन को, अपने कस्टम्स को, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो ऐसे उस एरिया में रह ही रहे होते हैं, उसमें वो इम्पोज करते हैं। ठीक है। European colonialism began on large scale from the 15th century when countries like Portugal, Britain, France, Spain, and the Netherlands started establishing colonies in Asia, Africa, and Americas. तो जो यूरोपियन colonialism था वो स्टार्टिंग से ही मतलब लार्ज स्केल में था, मतलब कि बहुत बड़े स्केल में था।
बहुत ज्यादा हो रहा था। कैसे? क्योंकि जो 15th सेंचुरी थी ना, वहां पर जो कंट्रीज थी, कंट्रीज है यहाँ पे नाम दिया हुआ, जैसे कि पोर्टुगल हो गया, स्पेन हो गया, राइट, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, वो अपनी कॉलोनीज यानी कि वो ऐसी ऐसी जगहों पे, एशिया पे, अफ्रीका में, अमेरिका में, इधर उधर जा रहे थे, जहां पर वो अपनी आगे कॉलोनीज बैठाएं, यानी कि वहां पर वो अपना उधर रूल करें, एज एन डोमिनेंस करें, अपना रूलिंग कंट्री बने, है ना। तो ये कंट्रीज आगे कॉलोनियलिज्म कर रही थी, कहाँ पे? एशिया, अफ्रीका या अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स में। Although the colonial rulers claimed they wanted to civilize the people, colonialism actually resulted in exploitation, loss of freedom, destruction of local industries, cultural interference and economic drain। मतलब कि वैसे तो ये जो कॉलोनियल जो रूलर्स थे, यानी कि जो रूल करने आए थे आज़ाद दीज कॉलोनीज को, वो क्लेम ये करते थे कि हम यहाँ पे लोगों को सुधारने के लिए, सिविलाइज करने के लिए आए हैं। बट एक्चुअली वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे उनको, और लाइक लाइक एक्सप्लॉइटेशन उनकी, और उनसे एक्सट्रैक्ट करते थे और चीजें उनसे एक्सप्लॉइट करते थे उनको, पूरा एज एन लेबर उनके पैसे ले लो, उनसे सारा काम करवाओ, एज एन जितना हो सके लॉस, उनकी उनको एक्सप्लॉइट जितना हद तक हो सके वो करते थे। उनकी जो फ्रीडम थी वो चली जाती थी, जो लोकल इंडस्ट्रीज जगह हैं उसका डिस्ट्रक्शन होता है, कल्चर जो वहाँ पे दूसरा कल्चर आता है, कल्चर इंटरफेरेंस होता है, और जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके ड्रेन होती रहती है, राइट। So India remained under British colonial rule for nearly 2 centuries, during which its economy, administration, education, and society underwent major changes, mostly benefiting Britain rather than India। यानी कि जो इंडिया है वो ब्रिटिश रूल में था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में था, ओवर 2 सेंचुरी, यानी कि 200 साल के करीब में था। और इस राज्य में जो इनकी इकोनॉमी थी, वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, एजुकेशन, सोसाइटी, सारे सारे बहुत उसमें हमें सिग्निफिकेंट, यानी कि देखने भाले वाले ऐसे चेंजेस हमें उसमें दिखे। और वो ज़्यादातर जो चेंजेस थे, वो इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा रहे थे, बट वो ब्रिटेन को बहुत बेनिफिट पहुंचा रहे थे। व्हाट डू यूरोपियन पावर्स टू इंडिया, यानी कि क्या लेके आया है यूरोपियन पावर्स को इंडिया में? तो इंडिया अट्रैक्टेड यूरोपियन पावर्स बिकॉज इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन इन द वर्ल्ड। It was famous for its spices, cotton textiles, silk, precious stones, ivory, sandalwood, steel, and many other valuable goods। तो जो यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपियन के लोग जो यहाँ पे रूल करने आए थे, उसको इंडिया ने ऐसे अट्रैक्ट किया क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही प्रॉस्परस, यानी कि बहुत ही फायदेमंद उनके लिए रीजन था, प्लस अमीर रीजन था वर्ल्ड में पूरे उस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस यानी कि मसाले वगैरह बहुत अच्छे थे, कॉटन टेक्सटाइल अच्छी थी, सिल्क, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोन्स, यानी कि जो आप ज्वेलरी वगैरह, आइवरी, यानी कि जो आपसे आपके जैसे लाइक आयरी स्टोन काइंड ऑफ होता है ना, जैसे कि जो जैसे फॉर एग्जांपल उसमें होता है एलिफेंट के टीथ में, वो वाला काइंड ऑफ सैंडलवुड, स्टील, ये सब जो ऐसे ऐसे चीजें थी, ऐसे ऐसे गुड्स थी, उनको हड़पने के लिए, उनकी चीजों को लेने के लिए, ऐसे वैल्यूएबल गुड्स को छीनने के लिए, ज्यादातर उनको मतलब छीनने के लिए इन द सेंस इन सारी चीजों से वो एज एन वो होके एनवी होके यहाँ पे आए थे, है ना। Several reasons attracted Europeans to India. India has had a flourishing economy and contributed nearly one-fourth of the world GDP। यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही अच्छी थी, और 1/4 जो वर्ल्ड की जीडीपी थी उसमें से इंडिया 1/4 थी, है ना। यूरोपियन कंट्रीज वांटेड डायरेक्ट ट्रेड विदाउट डिपेंडिंग ऑन मिडलमैन। और यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करना चाहते तो वो ऐसे बीच में कोई बंदे को भी लेके आ सकते हैं ना, कि ये तो वहां से ले आया, इतने पैसे वो मांगेंगे, इतने पैसे कर दियो, वो भी कर सकते थे, मिडिलमैन ट्रेडर भी रख सकते थे, बट नो, दे डिडंट वांटेड दिस। उनको सीधा जाना था, सीधा डायरेक्ट ट्रेड करना था, दे डोंट वांट, या वो नहीं चाहते ये किसी भी मिडिलमैन में डिपेंडेंट रहे। दे विश टू कंट्रोल प्रॉफिटेबल ट्रेड रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, यानी कि जितने इंडियन ओशन में ट्रेड रूट्स हैं वो संभालें, क्योंकि इंडिया बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ऐसी प्रॉस्पेरस और रिचेस्ट जगह है, विच इज फुल ऑफ दीज ऑल काइंड ऑफ स्टफ, ऐसे ऐसे वैल्यूएबल गुड्स के साथ भरी हुई है। तो अगर हम वहाँ पे रूल करेंगे तो इनका जो रूट्स हैं कि इंडिया से कोई और लेकर जाए ना जाए, और इंडियन ओशन में भी क्या हो ना हो, वो फिर उनके अंडर में थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना। Political rivalry among European nation encouraged them to establish colonies before their arrival। अब यूरोपियन, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी थी जो आगे आगे अपनी कॉलोनीज बढ़ा रही थी, तो उसके चक्कर में भी कि भैया मेरे को उससे पहले करवानी है, उससे वो ना ले ली कॉलोनी कॉलोनी, तो इसीलिए फॉर दैट रीजन वो रिवलरी यानी कि दुश्मनी ये करके भी दे वांटेड टू लाइक establish their colony before the royals, है ना। इंडिया प्रोवाइडेड abundant natural resources and a huge market for the European goods। यानी कि जो यूरोपियन गुड्स थे उसके लिए भी लाइक मार्केट था, जैसे कि वो लोग अपनी चीजें लेके आते थे और इंडिया पे यहाँ पे बेचते भी थे, तो उसके लिए भी अच्छा था। प्लस कुछ यूरोपियन यहाँ पे आके मिशनरी एक्टिविटीज के थ्रू क्रिश्चियनिटी फैलाना भी चाहते थे, लाइक रिलीजन क्रिश्चियनिटी,
एंड जो इंडिया की ऐसी लोकेशन थी कि वो ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, काइंड ऑफ अ मिडिल चीज, जहाँ से आपके ट्रेड वगैरह हो सकते हैं, ऐसी चीज हो सकती है, और इससे वो अपना ग्लोबल एम्पायर और एक्सपैंड कर सकते हैं। यही लास्ट जो पॉइंट्स है, that some Europeans also wanted to spread Christianity through missionary activities, and India's strategic location made it important for expanding their global empires. Thus, the India's wealth and strategic importance made it the main target of European colonial ambition. All right. Next question here, question number three, that what was India's economy and geopolitical standing before and during the colonial period? यानी कि उससे पहले और बाद में, उसके पहले और दौरान, मतलब कि कॉलोनियल रूल के पहले में और उसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल में क्या फर्क पड़ा, तो वो देखते हैं। तो बिफोर कॉलोनियल रूल से पहले इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी, बहुत ही अच्छी भली खासी बहुत ही अमीर पावरफुल इकोनॉमी थी, वन ऑफ द वर्ल्ड। प्लस ये भी मैंने बता रखा है कि 1/4 आपकी ग्लोबल जीडीपी की थी, है ना, सो इट कंट्रीब्यूट नियरली 1/4 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, है ना, and was known for its flourishing agriculture, handicrafts, textile, seed production and international trade, यानी कि अपने ट्रेडिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे गुड्स के लिए जो खुद बनाए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस थी। साथ ही साथ जो इंडियन गुड्स थे देवर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया हैज वेल डेवलप्ड सिटीज, पोर्ट्स एंड ट्रेडिंग नेटवर्क, यानी कि यहाँ से बहुत सारे जो गुड्स हैं वो उनका एक्सपोर्ट भी होता था। प्लस ही साथ साथ आपका जो इंडिया है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड, यानी कि अच्छे से बनी हुई एक ऐसी सिटी है जहाँ पे पूरे सारे सिटीज भी हैं, पोर्ट्स यानी कि जहाँ पे एज आपके शिप वगैरह आके रह सके, शिप है नहीं जैसे शिप वगैरह आए। ट्रेडिंग नेटवर्क भी है कि यहाँ पे ट्रेडिंग एज एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, कोई चीज़ें यहाँ पे आके बेचते भी हैं, कोई लेके जाते हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बिफोर द कॉलोनियल पीरियड एज एन इकोनॉमी वाइज इफ वी सी, तो ये सारा यहाँ पे उस टाइम के दौरान पे फॉर दैट टाइम ये हो रहा था। और जियो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन कर ली थी, क्योंकि वो एशिया को यूरोप से अफ्रीका से अपने सी रूट्स, यानी कि जो पोर्ट्स थे, जो ऐसे सी रूट्स थे जैसे कि वो एक शिप दूसरी शिप में सामान लोड करवाते ऐसे वैसे करते, वो उसका पॉइंट बना दिया था इंडिया को, क्योंकि वो ऐसी जगह पे था कि एज एन बीच में आ गया थोड़ा बहुत, तो इसलिए दे कुड वेरी नाइस पोजिशन जिसमें वो बेसिक कर सके। ऑलराइट, सॉरी। तो इसीलिए ये जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया आपका कॉमर्स एंड कल्चर का, तो वही लिखा है दैट इंडिया ऑक्यूपाइड स्ट्रैटेजिक पोजीशन connecting Asia, Europe, and Africa through important sea routes, and this made it an important center for commercial and culture. During British rules, colonial rule, however, India's position declined sharply. British policies destroyed Indian industries, imposed heavy taxes, exploited natural resources, and drained India's wealth to Britain. India was transformed from a manufacturing economy into a supplier of raw material and a market for British products. Poverty increased, industries collapsed, repeated famines and occurred, and India's share in the world economy fell drastically. Thus, India changed from one of the world's richest country to one of its poorest under colonial rule. जब यहाँ पे colonial rule आया, है ना, जब कॉलोनीज ब्रिटिश कॉलोनीज आई यहाँ पे, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी थी एकदम शार्पली गिरी, बहुत ज्यादा। और उस दौरान ये क्या हुआ कि वहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ब्रिटिश के जो लोग थे वहाँ पे आके जितने भी इंडस्ट्रीज जितने बिजनेसेस थे उसके उसको तोड़ दिया, इंडस्ट्रीज तोड़ दी। प्लस जो लोग थे उन पे टैक्सेस लगा दिए, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरली आपको मिलते हैं उन सबको एक्सप्लॉइट करने लगे। सो वन एंड अनदर थिंग्स करके जो इंडिया की जो धीरे धीरे जितना भी कमाए हुए चीजें थी, जो भी ऐसी वाली चीजें भी थी, वो सीधे धीरे धीरे आपके जितना इंडिया के हाथ से होके ब्रिटिश के हाथ में जाती गई। प्लस जो इंडिया थी जो कि एकदम ऐसे इकोनॉमी इतनी अच्छी बना रहा था, है ना, एकदम इतना एकदम वन ऑफ द काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट इकोनॉमीज थी, वो बस एक क्या बन गया जी, अच्छा गुड मिलता है, वैल्यूएबल गुड मिलता है, तो इसमें यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छा मिलता है तो एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया। या फिर जो यहाँ पे मार्केट थी, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स लेके आते थे, कोई वहाँ पे ना खरीदे यहाँ पे खरीद लेता था। सो ये काइंड ऑफ क्या बन गई, ये आपके रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गई, या फिर एक अच्छी मार्केट बन गई फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, राइट। और जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है वो भी बढ़ती गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो थी, बिजनेसेस जो थे वो सारे ठप करने लगे। साथ ही साथ फेमाइन यानी कि बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए पैसे नहीं है, भुखमरी ये सब होने लगा। प्लस जो इंडिया था वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी से और नीचे और नीचे और नीचे गिरते हुए जा रहा था। तो इसलिए इंडिया जो एक रिचेस्ट कंट्री था एक अपने ज़माने में, एक अपने टाइम पे, वो एक पुअरेस्ट कंट्री बन गया।
है ना। तो वही है, आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश colonial domination of India impact the country? तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल डीपली अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। तो हर एक एस्पेक्ट में, हर एक जगह पे लोग को ये फील हुआ, ये उनका इफेक्ट हुआ। तो देखते हैं, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड एक्सप्लॉयटेशन, और जो भी सारा कुछ यहाँ पे लिखा है वो हम एक एक करके आई रीड एंड देन एक्सप्लेन बाय द वे। अब, alright, so economically, heavy taxation, the destruction of traditional industries, and the continuous drain of well impoverished the country, यानी कि जो इतना इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो जो इतना टैक्स लगाना आम जनता पे, है ना, वो लोग इतना टैक्स कहाँ से दे, टैक्स इन द सेंस उस पर टैक्स लगा दे, कोई भी चीज हो कि जी खाना है तो इस पे टैक्स है, जी उगाना है तो इस पे टैक्स है। तो हर एक चीज में दे वांटेड टैक्स, प्लस छोटा मोटा नहीं, हैवी टैक्स। जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, जो इंडस्ट्री जो वहाँ पे फ्लरिश कर रही थी, जो वहाँ पे अच्छे से ब्लूम कर रही थी, उनको तोड़ फोड़ दिया, उनको खराब कर दिया, उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया, है ना। और जो कंटिन्यूअस ड्रेन था वेल्थ का, यानी कि जो पैसे थे वो धीरे धीरे आपके जो कंट्री से जा रहे थे, और कंट्री को धीरे धीरे गरीबी की तरफ लेकर जा रहे थे। बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल ये सफर करा, और उनको फेमाइन आने को मिला, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के तहत आते गए। और बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल इससे सफर करे, फेमाइन से, है ना। एंड पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिश ग्रेजुअली conquered Indian kingdoms through policies like divide and rule, subsidiary alliances, and the doctrine of lapse. Traditional systems of administration were replaced by centralized British bureaucracy. तो जैसे हमने देखा इकोनॉमिकली की टैक्सेशन की करके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को खराब करके, या वेल्थ एकदम खराब हो गई, जिससे कि लोगों की हेल्थ और फेमाइंस वगैरह आने लगे। तो इकोनॉमिकली पॉलिसीज जो थी ब्रिटिश की, उसने इकोनॉमिकली इंडिया को पूरी तरह से ड्रेन कर दिया था। सेम वे अगर हम पॉलिटिकली देखें तो ब्रिटिश को अपना सारा किंगडम अपने अंडर करना था। और अगर पॉलिटिकली देखें तो बहुत सारे राजा महाराजा रानियां थी जिसके खिलाफ उनको जाना पड़ता, और जिनके खिलाफ वो जा रहे थे और जिसके लिए दे आर गोइंग सो, उनसे लड़ना पड़ता, एंड दे हैव टू डू वेरी मच थिंग्स जिससे कि कॉन्क्वेर कर सकें। एंड देन दे थॉट कि अगर हम सीधा वॉरफेयर करें, सीधा लड़ाई करें, सो वी मे नॉट विन, सो दे डिवाइडेड, लाइक दे काइंड ऑफ यूज सम पॉलिसीज। यहाँ पे सारे लिखे हैं, मेरे को सारा का पता है, बट हम इसको आगे में भी पढ़ेंगे अच्छे से मे बी, सो विल डू दैट वे ओनली, बट आई विल आल्सो टेल यू राइट नाउ अभी भी कि जैसे डिवाइड एंड रूल, यानी कि लोगों को एज इन किसी भी कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज या ऑक्यूपेशन वाइज ऐसे बांट दिया जाता था कि भैया देखिए, अगर राजा पे, यानी कि जो लोग उसको रूल कर रहे थे, राजा पे उंगली तब उठेगी जब लोग फ्री होंगे। बट अगर मैं लोगों को ही एज इन एक दूसरे से लड़ाना शुरू कर दूं, तो लोग अपने ही प्रॉब्लम में घूमते रहेंगे, and they won't point out towards the king, right? Same way they did with that divide and rule, यानी कि लोगों को डिवाइड कर देते थे पहले, एंड देन दे वुड बी रूलिंग देम। तो उससे उन लोगों के बीच में, मतलब कि रूलर्स के बीच में, तो यानी कि एज जो रूल कर रहे हैं उनके बीच में तो टसल जाएगी लोगों की, बट एज जो लोगों को डिवाइड कर दिया दो में हिस्सों में, उनके बीच में भी टसल थोड़ी बहुत हो जाती थी। सब्सिडरी अलायंस, यानी कि कुछ कुछ गवर्नमेंट्स के साथ, कुछ कुछ लोगों के साथ, कुछ कुछ राजाओं के साथ ये धीरे धीरे अपना अलायंस बना लेती थी कि भैया ओके कोई बात नहीं, आप भी रूल करो, बट ये आपका ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी शर्त रख देते थे ऐसा, जैसे जो कि आपकी सब्सिडरी अलायंस के तहत आता है, यानी कि फॉर्मिंग अलायंसेस विद दोस टाइम्स किंग्स जो थे उनसे। नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये बहुत ही वो था, जैसे कि अगर हम देखें, जैसे रानी लक्ष्मीबाई इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस, कि अगर तो जैसे मान लीजिए अगर आपका जो वो होता है, जैसे कहते थे ना राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वैसे तो अगर जो राजा होता है, अगर उसका बेटा नहीं होता और उससे पहले ही वो मर जाता है, और अगर इसको अगर वो मर जाता है और उसका बेटा छोटा होता है, तो जो डॉक्ट्राइन है, यानी कि जो आगे ऐसे ये बढ़ रहा है हेरिडिटरी पोजीशनिंग, वो नहीं आगे चल सकती। तो उस केस में किंगडम को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, हम किंगडम को एज एन जब्त कर लेंगे, किंगडम को हम एज एन अपने अंडर ले लेंगे। तो एज इन दैट केस दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये सारे सिस्टम से करके जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे जो अलग अलग ट्रेडिशन में सिस्टम्स थे उससे वो हटा के वो एक पूरा सिस्टम लेके आना चाहते थे जो सेंट्रलाइज सिस्टम हो, दैट वाज सेंट्रलाइज ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, राइट। अगर हम सोशली और कल्चरली बात करें तो ब्रिटिश ने अपनी अपनी जो एजुकेशन थी, यानी कि इंग्लिश इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लगाई गई, और ऐसे ऐसी लोगों की क्लास लगाई गई, ये जैसे इंडियंस की क्लास लगाई गई जो कि ब्रिटिश के इंटरेस्ट जो थे उन पे सर्व आउट हो, मतलब कि जो जैसे लोगों को, जो वहाँ के जो ब्रिटिश के लोग थे उनको यहाँ पे आके जो जो चाहिए था, वैसी चीजें इंडियन लोगों को सिखाते थे, ताकि दे
कैन गो विद लाइक वॉट एवर दे लाइक, वो सीखें एंड वो हमारे लिए काम करें, एज इन दैट काइंड, राइट। ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम डिक्लाइन, यानी कि जो आपका ये सारा इंग्लिश एजुकेशन अटेम्प्टेड टू क्रिएट, ये तो बता दी मैंने। अब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली वे, यानी कि जो वहाँ पे ऑलरेडी एजुकेशनल सिस्टम्स थे जो इंडिया में उस टाइम पे थे, वो धीरे धीरे बंद होते गए, नॉलेज सिस्टम डिक्लाइन होते गए, खत्म होते गए, और 8 लाख बंद हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज, रोड्स एंड टेलीग्राफ्स वाज डेवलप्ड मेनली टू सर्व ब्रिटिश कमर्शियल एंड मिलिट्री नीड्स rather than the welfare of Indians, यानी कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, जैसे रोड, ब्रिजेस, रेलवेज, ये सब भी आए। बट ये ज्यादातर जो ब्रिटिश के हाई ऑफिशियल्स हो गए, ब्रिटिश पॉलिटिक्स, कमर्शियल लोग यूज के लिए, मिलिट्री यूज के लिए, जो ब्रिटिश ही यूज करते थे देन इंडियंस, तो इंडियंस के लिए तो नहीं बनाए गए थे, ब्रिटिश की आसानी के लिए बनाए गए थे, तो ब्रिटिशर्स वर यूजिंग दिस होल थिंग, राइट। द एक्सप्लॉइटेशन एंड जस्टिस ऑफ ब्रिटिश रूल was also led to widespread resistance, including tribal revolts, peasant uprising, and the Great Rebellion of 1857, which later inspired India's freedom struggle. यानी कि जो एक्सप्लॉइटेशन थे, जो जस्टिस के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही थी, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ब्रिटिश रूल के तहत, वो बहुत ज्यादा जगहों पे रेजिस्टेंस, यानी कि रोक टोक, रेजिस्ट करना, यानी कि कुछ ना करना, रेजिस्ट करना, कोई भी काम से मना करना, वो उस पर चलता गया। बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स हुए, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे अपराइजिंग हुई, यानी कि बहुत सारे लोग नाराज हुए, और एक रेबेलियन आपके ऐसी भी चीजें निकली जो कि आपका ग्रेट रेबेलियन 1857 का है, जिसने की फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को हवा दी, यानी कि वहां से आपका फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ इंडिया का, राइट। ओवरऑल जो है ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन जो है, उसने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करवाई है, यानी कि इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट किया है, पॉलिटिकली सब्जुगेशन किया है, राइट, कल्चरल चैलेंजेस लाए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एंड लास्टिंग सोशली एंड इकोनॉमिकली कॉन्सिक्वेंस लाए हैं इंडिया के लिए, यानी कि उनके लिए फायदे तो कोई नहीं बट नुकसान से भरी ये बास्केट लेकर आए थे उनके लिए, ठीक है। सो ये करते हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा था मराठा का, कि मराठा ने कैसे मुगल एम्पायर को थोड़ा बहुत वीक किया, एंड उससे पहले भी हमने देखा था कि बिफोर दे देमसेल्व्स कंपेयर्ड, कि उन्होंने मुगल्स को, मराठास ने मुगल्स को एम्पायर को पूरा एज एन ये झंझोड़ कर रख दिया था, जब तक कि ब्रिटिशर्स नहीं आए। तो ब्रिटिशर्स आए 19th सेंचुरी में, उसके बाद उन्होंने भी उसको हटा दिया। सो यस, जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ दैट इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ द मराठास कंसिडरेबली वीकन द मुगल एम्पायर बिफोर दे देमसेल्व्स कंपेयर्ड टू द ब्रिटिश फोर्सेस अर्ली द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने मराठास को हटा दिया, वेयर एज मराठास ने पहले अपने मुगल्स को एज एन हटा दिया था यहाँ से, और फिर जब मराठास एज एन पावर में थे, तब फिर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने उनको हटा दिया। And yet, military campaigns were the only one factor in India becoming a jewel in the crown of the British Empire, indeed the empire largest colony. यानी कि जो एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर थी, उसकी सबसे बड़ी कॉलोनी जो थी वो थी इंडिया। और ये जो थी यहाँ पे मिलिट्री कैंपेन्स होते हैं इनके, वो आपका एक ऐसा फैक्टर था जो कि आपका इसमें कैंपेनिंग में, जो कि आपका इसको कॉलोनी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। ऑलराइट, इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, बाकी द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म से हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड से करेंगे, उससे पहले बस एक टाइमलाइन देख लेते हैं। ऑलराइट, तो 1440 1490, यहाँ पे 1498 में वास्को दी गामा अराइवल करे थे, यानी कि वास्को दी गामा आए थे कैलिकट में। ऑलराइट, देन 1560 में इंक्विजन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था गोवा में। 1590 में तो कुछ नहीं हुआ था, एंड देन यहाँ से लेकर के, यानी कि 1612 से लेकर के 1690 तक, ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। यहाँ पे क्या क्या हुआ था 1612 से 1690 तक? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एस्टैब्लिश की गई थी, यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि पोस्ट थे वहां पर एस्टैब्लिश की थी, ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, वहां पे जैसे सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में, कैलिकट में, कलकत्ता में, मतलब यहाँ पे सारी जगहों पे जो चीजें थी, यहाँ पे पोर्ट्स थे, है ना, जहाँ पे सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई, यानी कि यहाँ पर सारा कुछ एज जो ट्रेड था वो एज सॉरी वो एज एन सी रूट, एज एन एस रूट्स में होता था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इन्हीं मेन फोर्ट, मिनी पोर्ट्स, मेन ट्रेडिंग पोस्ट पे आई, पोस्ट कह लो, पोर्ट्स कह लो, जो कि सूरत, मद्रास, मुंबई एंड कलकत्ता थे। और फिर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेट्स अप ट्रेडिंग पोस्ट एट पौंडीचेरी, यानी कि 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और उन्होंने स्टैब्लिश किया, तो इसलिए फ्रेंच आई थी यहाँ पे, बाकी जगह तो ब्रिटिश आई थी, बट फ्रेंच वहाँ पे आई थी पौंडीचेरी में। और जो पौंडीचेरी अगर आप वहाँ पे घूमने भी जाएंगे, देखेंगे भी, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी, पुरानी चीजें जो थी, वो जो दिखेंगी वो आपको बहुत ही फ्रेंच इन्फ्लुएंस दिखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। In 1741, defeat of the Dutch at the Battle of कोलाचल, कोलाचल में डच का डिफीट हुआ था। In 1746 to 1763,
द कर्नाटिक वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी। उसके बीच में 1757 ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लेसे, ब्रिटिश की विक्ट्री हुई थी, विक्ट्री यानी कि जीते थे बैटल ऑफ प्लेसे में। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, यहाँ पे सॉरी 1770 टू 1772, फर्स्ट ग्रेट फेमाइन इन बंगाल, बंगाल में बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ी भूख मरी इस 2 सालों में पड़ी थी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड मराठा पावर, यानी कि इधर में जो तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और मराठा पावर हार गई थी, ठीक है, यानी कि उनकी भी मतलब खत्म हो गए थे। देन 1829 टू 1833 द खासी अपराइजिंग, यानी कि जो मेघालय में है वहाँ पे वो लोग शुरू हुआ गैजन। मैकेलू मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, फॉल ऑफ सिख एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स पंजाब, यानी कि यहाँ पे 1848 टू 49 जो था सिख एम्पायर था, सिख राज था, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे खत्म हुआ और वो भी खत्म हो गया, एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पंजाब को ले लिया। In 1858 the British Crown ends the rule of the East India Company, starts of British Raj, यानी कि इससे पहले आपके तो ग्रेट इंडियन रेबिलियन भी दिखा था और यहाँ पर जो ब्रिटिश क्राउन था वो यहाँ पे एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर देते थे। कहाँ पर 1858 पे, और वहां से 1858 से ही आपका ब्रिटिश राज शुरू हो जाता था। ठीक है, आगे जो है आपका वो है ये वाला चीज जो कि है द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म, वो हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। फॉर दिस एपिसोड, एपिसोड नंबर 1 ऑफ द कॉलोनियल era in India, इतना ही। We'll meet you all with the very next episode very soon, जब भी आपको क्लास लगेगी ये वाली, ठीक है। So we'll see you all very soon on that day only. तो तब तक के लिए bye bye you all, and we'll meet you there in the next class. So bye bye you all. Thank you.